पहले तो रैली को लेके बता दीजिए, जो रैली की जी है जी घाना साहब ने बड़ी मेहनत करी है, जी रैली को थोड़ा क्यों बता करानी पड़ी राणा साहब ने जी। दिल्ली में बैठी भाजपा की मोदी सरकार और हरियाणा की दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी के अनैतिक गठजोड़ वाली भाजपा जजपा सरकार का डीएनए किसान, नौजवान, गरीब और मजदूर विरोधी है और उनके इस अनैतिक गठजोड़ को उजागर करने के लिए जो उनका किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी डीएनए है, उसका पर्दाफाश करने के लिए एक नई क्रांति और अलख जगाने की आवश्यकता है। नारनौद, उकलाना बरवाड़ा, जींद, उचाना, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, उस तरफ बाडड़ा तक भिवानी, महम, बड़ौदा, ये एक ऐसा इलाका है, कलायत, ये सारा इलाका हरियाणा की तस्वीर और तदबीर हमेशा लिखता आया है। इसलिए हम साथियों ने ये निर्णय किया कि चाहे चुनाव में 2 वर्ष पड़े हैं, एक नई क्रांति का सूत्रपात, उसकी शुरुआत नारनौद की वीर भूमि से करेंगे। राजनीति का केंद्र बिंदु नारनौद रहा है। नारनौद ने सरकारें बनाई भी हैं, सरकारें बदली भी हैं। बहुत बार इस पूरे इलाके से सरकारें बदलने और सरकारें बनाने की शुरुआत होती है। इस बार ज़रूरी ये है कि केवल और केवल सत्ता परिवर्तन ना हो, एक आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन भी हो। चेहरे तो बदले जाएं, पर चेहरों के साथ साथ चरित्र भी बदले जाएं और तौर तरीके भी, और सरकार की नीतियां और रास्ता भी, सोचने की दृष्टि भी, ये इन सब में एक आमूलचूल बदलाव हो। इसलिए आज ये शुरुआत जो की घाना साहब ने, दिलबाग सिंह जी ने और सारे साथियों ने मिलके, मैं आप सबको तो शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। नारनौद इलाके में हम ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वर्षों से राजनीतिक लड़ाई जीतने में शायद कामयाब नहीं रही। हमारा ये मानना है कि जब तक इन इलाकों में दोबारा कांग्रेस का झंडा नहीं फहराएंगे राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में, तब तक कांग्रेस व्यापक व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएगी। इसलिए ये शुरुआत, जो लोग कहते हैं कि ये डगर कठिन है, मुझे लगता है कि वही डगर सबसे आसान होती है, क्योंकि एक पारिवारिक, व्यक्तिगत, वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक जुड़ाव इस इलाके के अंदर है, रिश्तेदारी भी है और भाईचारा भी है, पड़ोस के नाते बहुत सारा लगाव और प्रेम भी है। परिवार के बहुत सारे लोग अलग अलग गांव के अंदर बसते हैं। इसीलिए मैंने कहा मेरा तो नारनौद से अलग रिश्ता इसलिए है कि मेरी नानी जो हैं वो सिसाए गांव से हैं, और वो चाहे पेटवाड़ हो, चाहे कोतकला हो, चाहे दूसरे गांव हो, चाहे अपने बड़े गांव हों, इनमें सब में कहीं ना कहीं दोस्ती, रिश्तेदारी, भाईचारा है। और आज के दिन सबसे ज़्यादा पीड़ित नारनौद के लोग हैं। दुष्यंत चौटाला ने इस पूरे इलाके में बहुत बवंडर मचाया, तो उचाना हो, नारनौद हो, जींद हो, नरवाना हो, कलायत हो, कैथल हो, फतेहाबाद तक एक उम्मीद जगा दी कि वो एक नौजवान हैं और इसलिए वो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। पर 23 डिपार्टमेंट्स की मड़ाई खाने का ही व्यवस्था परिवर्तन निकला हुआ। जी जी, बजट जो पेश हुआ है, आपकी काफी बड़ी पकड़ है इस चीज पे, तो बजट में क्या चीज ऐसी है जो किसानों को दी गई है या नहीं दी गई? भारत सरकार का, मोदी सरकार का ये बजट 100% तौर से किसान विरोधी है, गांव और गरीब विरोधी है। बजट में सबसे पहला प्रहार जो किया गया वो गरीब मजदूर की मनरेगा पर किया। 3 साल पहले मनरेगा का बजट 1,10,000 करोड़ था, पिछले साल 90,000 करोड़ था, इस साल 60,000 करोड़ रह गया। यानी 30,000 करोड़ तो मनरेगा के बजट का पिछले साल और इस साल में कम कर दिया। और अगर आप 3 साल पहले से लगाओ
तो 60,000 करोड़ कम कर दिया। अब उसमें कमाल की बात जो है वो ये है कि 10,000 करोड़ पिछले साल की देय राशि है, तो 10,000 करोड़ तो वही दिए जाएंगे पहले दिन, बकाया है। तो 50,000 करोड़ असली में बजट है। 16 करोड़ परिवारों ने मनरेगा में रजिस्टर किया हुआ, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पे। तो 16 करोड़ को 50,000 करोड़ से अगर डिवाइड करो तो 10 दिन की काम मिलेगा बस। कानून में लिखा है 100 दिन का काम अनिवार्य है, जरूरत 200 दिन का काम देने की है। 365 में से 365 दिन में से मजदूर को 10 दिन काम देकर और 355 दिन खाली छोड़कर उसे क्या मिलने वाला है? अगर आप गांव का बजट देखें सारे मदों को मिला के, तो 2021-22 में ये लगभग 9 लाख करोड़ था, जो इस साल पिछले 3 साल में कम होकर 3,10,000 करोड़ गांव का बजट कम हो गया। जी, जो अडानी का प्रकरण चल रहा है, भविष्य में इसके क्या साइड इफेक्ट आने वाले हैं? देखिए, आप ये अगर देखें 90,000 करोड़ तो फसल खरीद के कम कर दिए बजट में, और 90,000 करोड़ फसल भंडारण के कम कर दिए। कई बार आप खड़ी बोली में नहीं समझा सकते, आप तो सजग पत्रकार हैं। तो 1,80,000 करोड़ तो फसल भंडारण और फसल खरीद के कम कर दिए, और 50,000 करोड़ खाद की सब्सिडी काट दी। तो ये बन गए 2,30,000 करोड़। 2,30,000 करोड़ का सीधा चपत किसान के ऊपर ये लगा दी। जब आप फसल खरीद नहीं करोगे, आप फसल भंडारण नहीं करोगे, तो कैथल जाकर पुंडरी के किसान से पूछिए, पानीपत जाकर पानीपत के किसान से पूछिए, सारा भंडारण अडानी को चला जाएगा। पुंडरी में हमारी जो ढांड की अनाज मंडी है उस पर ताला लगा दिया, कोई किसान यहां फसल नहीं बेचेगा। तो हमने पूछा क्यों? बोले अडानी के साइलों में बेचो जाकर। लिखित तौर से आदेश निकाला, लिखित आदेश है, मैंने उस पर फेसबुक ट्विटर पे लगाया। धीरे अब ऐसे ही पानीपत में उन्होंने 100 एकड़ से ज्यादा के साइलो बना ली। तो अनाज भंडारण अडानी बनाएगा और हम उसके नौकर बनकर उसके रहमो करम पर रहेंगे। ये प्लान है बीजेपी जेजेपी का। जी, ये मोहन भागवत जी का बयान आया था कि जो जातियां हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई है। देखिए, ये लोग केवल और केवल जातियों के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं। ये जब हरियाणा में आएंगे तो जाट और गैर जाट का नाम लेकर लड़ाई करवाएंगे। कभी फरसा लेकर कहेंगे खुद खट्टर साहब किसी ब्राह्मण नेता को कि तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तेरी नाड़ काट दूंगा। कभी हरियाणा पब्लिक सर्विस, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर में ब्राह्मण समाज की हमारी बेटियां भी हैं, वो उनको लेकर अनर्गल सवाल पूछवाएंगे। कभी ब्राह्मण समाज के लोगों के रंग के आधार पर सवाल पूछवाएंगे। कभी जो दलित समाज के हमारे भाई साथी हैं उनके बारे में घटिया टीका टिप्पणी करेंगे। पंजाब जाएंगे तो सरदार और हिंदू की लड़ाई करवाएंगे। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो ब्राह्मण और राजपूत की लड़ाई करवाएंगे और दलित और राजपूत की लड़ाई करवाएंगे। राजस्थान जाएंगे तो गुजर गैर गुजर, राजपूत गैर राजपूत की लड़ाई करवाएंगे। गुजरात जाएंगे पटेल गैर पटेल, महाराष्ट्र जाएंगे मराठा गैर मराठा, कर्नाटक जाएंगे लिंगायत बनाम वोकालिगा। ये केवल और केवल जो खेती करने वाली बिरादरियां हैं उनको लड़वाकर अपनी उल्लू सीधा करते हैं। उनका बयान इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। आखिरी सवाल, जो खेल मंत्री हैं उन्होंने पे जो आरोप लगाए गए थे, SIT बनाई गई थी, लेकिन अभी तक कुछ उस पर आया नहीं है प्लेट सामने। आएगा भी नहीं, क्योंकि खट्टर सरकार का काम है लीपापोती करना। खट्टर सरकार का काम है हर चीज पर पर्दा डालना। मैं आपको याद दिलाता हूं, याद करिए जब मैंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पर्दाफाश किया और करोड़ों रुपया उनके सचिव के कार्यालय में पकड़े गए, आपको याद हो तो, अनिल नागर के से दफ्तर में से पकड़े गए। ये भी हुआ कि इन्होंने सारे पेपर बेच डाले।
उससे पहले जो पेपर लीक हुआ वो बीजेपी के एक नेता हैं, उनके स्कूल में पानीपत से पकड़ा गया था। आप मुझे बताइए अनिल नागर का क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ? वहां भी एसआईटी की जांच बिठाई थी। जो डेरा सच्चा सौदा का पूरा मामला हुआ था, जिसमें इन्होंने सैकड़ों लोग मारे पुलिस की गोलियों से पंचकुला में, उस पर भी एसआईटी बिठाई थी। उस एसआईटी का क्या हुआ? याद करिए, जब कोविड का समय था और शराब की तस्करी पकड़ी गई तो उस पर भी एक एसआईटी बिठाई थी। उस एसआईटी का क्या हुआ? याद करिए, जब इन्होंने जातीय झगड़े करवाए थे तो उसकी जांच के लिए भी एक एसआईटी बिठाई थी। उस एसआईटी का क्या हुआ? ये खट्टर साहब का तकिया कलाम है, एसआईटी बिठाकर मामले पर पर्दा डालते, उसके बाद उसकी कभी रिपोर्ट ही नहीं आती। सर, आपने कहा कि भाई नारायण दल के से सत्ता परिवर्तन, इसका क्या मतलब है? इसलिए कि